गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो इंटरनेशनल ट्रेड का था उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड है दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच कोई हम व्यापार करते हैं, जब चीज़ों का आदान प्रदान होता है, सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ आधार हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो जिनके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन कौन से हैं। कोई देश कब किसी चीज़ को भेज सकता है, कोई चीज़ सरप्लस है तो ही भेज पाएगा ना, कोई चीज़ डेफिसिट है तो कोई देश मंगवाएगा, किसी की ज़रूरत है तो किन किन कारण की वजह से कौन कौन से आधार हैं जिन पे वो बेस इंटरनेशनल ट्रेड टिका है। तो पहला है उसमें प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता। जैसे हम अपनी अगली स्लाइड्स में देखेंगे तो पहला है इंटरनेशनल प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता में है, जैसे इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वेरिएशन इन नेचुरल रिसोर्सेज। उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स होंगे। एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना आपकी। दूसरा है रिलीफ भी कह सकते हैं, टोपोग्राफी, ऊंचावच इसको हिंदी में कहेंगे। तीसरा है मिनरल्स, खनिज। और चौथा पॉइंट उसमें हम जानेंगे जलवायु का। वे प्राकृतिक संसाधनों में जो भिन्नता है, जो अलग अलग हैं, वो हो सकता है भूगर्भिक संरचना अलग हो उनकी। भूगर्भिक संरचना अगर अलग होगी तो किसी देश का जो खनिज संसाधन है वो भी अलग होगा। जैसे इंडिया की जो भूगर्भिक संरचना है वो अमेरिका की भूगर्भिक संरचना से अलग है। पहाड़ों की संरचना अलग है, पठारों की संरचना अलग है। तो जो खनिज है वो भी एक देश में किसी में आयरन ज़्यादा मिलता है, किसी में कोल ज़्यादा मिलता है, किसी में नेचुरल गैस ज़्यादा मिलती है। तो ये सारे कारण हैं। उसके बाद है ऊंचावच। ऊंचावच मतलब टोपोग्राफी जो आपकी है, वो भूपृष्ठीय जो विभिन्नताएँ हैं उससे फसलों में, भूपृष्ठीय विभिन्नताएँ फसलों में, जैसे वन्य जीवों में, पशुओं की विविधता को सुनिश्चित करती हैं। भाई जो आपकी भूपृष्ठीय विभिन्नताएँ जो फसलों में हैं, वन्य जीव अलग मिलते हैं, पशु अलग मिलते हैं, तो ये विविधता है, डाइवर्सिटी है। मैदानी भागों में अलग प्रकार की कृषि होती है, पहाड़ों पर अलग प्रकार की कृषि होती है। जैसे पहाड़ों पर पर्यटन उद्योग ज़्यादा है तो कृषि जो उद्योग है वो कृषि जो है फार्मिंग है जो प्लेन एरियाज में ज़्यादा है। इसी प्रकार खनिज भी असमान रूप से वितरित हैं। खनिज की जो उपलब्धता है वो औद्योगिक विकास का बिल्कुल आधार है। औद्योगिक विकास के लिए मस्ट है कि मिनरल्स किसी देश में नहीं होंगे तो द इंडस्ट्री विल नॉट बी डेवलप्ड। कच्चे माल का अभाव हो जाएगा तो आयात करना पड़ेगा कच्चे माल। जैसे हम तेल हमारे देश में नहीं है और तेल हम अरब से आयात करते हैं, अरब देशों से। इसी प्रकार बहुत लोहा आवश्यक निर्यात करता है, आयरन हम निर्यात करते हैं, कोल हम निर्यात करते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन भी अपनी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा माल आयात करता है। तो खनिज, ऊंचावच, भूगर्भिक संरचना, ये प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्नता है, तभी तो हम किसी चीज़ को आयात और निर्यात करते हैं कि किसी देश के पास वो चीज़ है और किसी के पास नहीं है तो वो दूसरे देश से मंगाएगा। इसी प्रकार एक फैक्टर है जलवायु। जलवायु भी वन्य जीव जितने भी हैं, पौधे हैं, होल डाइवर्सिटी जितनी है, बायोडाइवर्सिटी, उसकी विविधता जलवायु पर डिपेंड करती है। जैसे कहीं रबड़ पैदा होता है, कभी कॉफ़ी है, कहीं कपास, पटसन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। जबकि जो टेम्परेट रीजन्स में अलग पैदावार, अलग अलग चीज़ों की पैदावार होती है।
अलग अलग जैविक चीज़ें हैं। तो द फैक्टर्स that physical factors, we can say the natural resources distribution depend upon भूगर्भिक संरचना, उचावच, खनिज और जलवायु। इन सब के कारण जो डिफरेंट हो गए हैं सारे देश, किसी के पास कोई चीज़ है किसी के पास नहीं, तो हम आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का और व्यापार होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड रिसोर्स है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। बड़े बड़े देश हैं, किसी देश की ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी की छोटी पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन मेन डिपेंड करता है वो पॉपुलेशन आइदर स्किल डेवलप्ड है, उसका साइज कितना है और उसका कल्चरल डेवलपमेंट कितना है। अगर हम इसमें देखें तो कल्चरल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ देखें। कल्चरल डेवलपमेंट में, सांस्कृतिक विकास में, कल्चर डेवलपमेंट को अगर हिंदी में प्रोनाउंस करें तो हम सांस्कृतिक विकास है, जो सांस्कृतिक विकास जिस भी पॉपुलेशन का ज़्यादा होगा, जिस देश में ज़्यादा पॉपुलेशन और उसका कल्चरल डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। मान लो इंडिया है तो इंडिया में जैसे रेशमी साड़ी ज़्यादा बनाई जाती है, जापान में खिलौने ज़्यादा बनाए जाते हैं, ईरान में कालीनों का काम है, स्विट्ज़रलैंड में चॉकलेट मिलती है। तो इस प्रकार से जितना हस्तशिल्प और विशिष्ट संस्कृति में कला और हस्तशिल्प के बहुत रूप विकसित होते हैं और दुनिया में भेजे जाते हैं। जैसे इंडिया से हम कहें तो इंडिया में रेशमी साड़ी भेजी जाती है बाहर, जापान से खिलौने मंगाए जाते हैं, जैसे चीन में पोर्सोलिन, चीनी जो मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ से हम मंगवाते हैं। तो इसी प्रकार अफ्रीका की चमड़े की कारीगरी है जो, तो ये सारा आदान प्रदान करते हैं। द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो ए फैक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड। द इंटरनेशनल ट्रेड में सांस्कृतिक विकास का बहुत बड़ा योगदान है। जो देश ज़्यादा सांस्कृतिक डेवलप होगा, ज़्यादा कल्चरल्स होंगे, ज़्यादा हाथ से बनने वाली चीज़ें, उद्योग होंगे, वो ज़्यादा व्यापार करेगा। जिसमें कम होगा वहाँ से वो इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो सांस्कृतिक विकास पर बड़ा डिपेंड करता है। उसके बाद है दूसरा जनसंख्या आकार। अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो उसका आकार क्या है। जैसे बहुत से अधिक जनसंख्या से जो बोझिल देश हैं उनमें आंतरिक और प्रादेशिक जो व्यापार है वो बहुत अधिक होता है। जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीज है तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स का ही अपना व्यापार है। बॉम्बे जैसे बड़ा एक प्रदेश है, दिल्ली बड़ा प्रदेश है, तो उन दोनों में बहुत अधिक व्यापार होता है। ऐसे ही गुजरात और बॉम्बे में बहुत व्यापार होता है। तो एक बड़े देश में इंटरनल जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटे देश में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत छोटा देश है तो उतना व्यापार नहीं हो पाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या साइज बहुत कम है, तो कंजप्शन भी कम हुआ। अपने उत्पादों के अधिकांश भाग स्वयं उपभोग कर लेते हैं। जो बड़ी पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है उसको कंजप्शन खुद ही कर लेते हैं। बाह्य जो हम एक्सपोर्ट है वो हम कम कर पाते हैं। इसी प्रकार चीन, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान इत्यादि जो देश हैं वो अपनी जो प्रोडक्शन करते हैं, जो खाद्यान्न उगाते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, निर्यात नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, अर्जेंटीना जो देश हैं जो कम जनसंख्या के हैं, वहाँ स्थानीय मांग कम है तो खाद्यान्नों का निर्यात कर पाते हैं। जनसंख्या का उच्च जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले जो आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है ये। और जो निम्न जीवन स्तर वाली जो जनसंख्या है वो महंगी आयातित वस्तुएं नहीं खरीद पाती है। तो जो बड़े देश हैं, जो गरीब हैं, वो महंगी जो चीज़ें हैं उनको नहीं खरीद पाते। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करें इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट इज, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में कोई देश डेवलप होता है उतना ही ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी निर्यात कर सकता है।
जैसे जो बड़े देश हैं, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, वो सारे, इज़राइल, ये सारे टेक्नोलॉजी को निर्यात करते हैं, इंडिया आयात करता है। तो बहुत से देश हैं जो टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट हैं, वो टेक्नोलॉजी को आयात करते हैं, और बहुत से देश हैं जो टेक्नोलॉजी सफिशिएंट है, वो सरप्लस हैं, वो निर्यात करते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड तो ट्रांसपोर्ट और संचार प्रणाली पर डिपेंड ही करता है। परिवहन और संचार प्रणाली का जो विकास है उसी पर डिपेंड है। जब पुराने समय में जैसे परिवहन के पर्याप्त और सक्षम साधन, संचार प्रणाली के अभाव के कारण जो व्यापार स्थानीय क्षेत्रों से बाहर ही नहीं जा पाता था, केवल उच्च मूल्य वाली जैसी वस्तुएं थी, जैसे रेशम था, हीरा था, मसाले थे, वो लंबी दूरी तक जाया करते थे। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें सड़क भी है, रेल भी है, समुद्री और वायु जो परिवहन है, संचार प्रणाली है, उसके कारण कुछ ही मिनटों में हम आयात भी कर लेते हैं और निर्यात भी कर देते हैं चीज़ों का। तो परिवहन और संचार प्रणाली के कारण हमारे जो सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट वेरी इजी हो गया है। एक सेकंड में हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद अगर हम करें तो जो अगला फैक्टर होगा वो है लेवल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम ये देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है, विदेशी निवेश की जो सीमा है वो कितनी है। बहुत छोटे विकासशील देश हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, वे खनन, खनिज तेल, भारी इंजीनियरिंग और बागवानी खेती का विकास कर पाएँ, इतनी उनके पास पूंजी नहीं है कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा पाएँ। तो औद्योगिक राष्ट्र ऐसे विकासशील देशों में पूंजी प्रधान उद्योगों का विकास करके खाद्य पदार्थ और खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं, और उन देशों में अपने जो विनिर्मित पदार्थ हैं उनको बेचने के लिए बाज़ार को तलाशते हैं। उनको बाज़ार मिल जाता है, जो डेवलप्ड हैं उनको दे इन्वेस्ट द कैपिटल, और यही जो प्रक्रिया है ये व्यापार को बढ़ावा देती है। और दैट इज़ द बेसिस कि आप, कुछ देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनमें जाके कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी व्यापार बढ़ता है। उसके बाद अगर हम छठा फैक्टर देखें, ट्रेड पॉलिसी, दिस इज सिक्स्थ। और ट्रेड पे पॉलिसी तो जैसे आजकल जो देशों में चला है WTO 1995 के बाद जो फ्री ट्रेड का एक मुक्त व्यापार की जो नीति बनाई गई है, जिसमें सभी देशों ने कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया है और फ्री जो व्यापार है उसको किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो फ्री व्यापार की जो नीति है से विदेशी व्यापार ज़्यादा बढ़ता है, जबकि पर शुल्क दरें बढ़ाकर नियंत्रण की नीति को अपनाने से विदेशी व्यापार घटता है। जब हम कस्टम ड्यूटी अप्लाई करते हैं तो व्यापार कम होगा, लोग देश भेजेंगे नहीं, महंगी होगी उनकी चीज़ें, तो खरीदेगा कौन। कई देश जैसे संरक्षण की नीति अपनाते हैं, तो उससे भाई हमारे रिसोर्स बचे रहेंगे, हम अपने रिसोर्स को पहले क्यों ख़त्म करें, तो ऐसे रखते हैं। और विदेशों से सस्ती चीज़ें आयात करते हैं वो देश, अपना काम चलाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश इस नीति पर पालन कर रहे हैं, और वो जो देश हैं जैसे अमेरिका और यूरोप में उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना होता है, उनका आयात बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो कंजर्वेशन फॉलो करते हैं कि वो संरक्षण देते हैं चीज़ों को। तो जब आर्थिक मंदी के दौरान जब व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने लगता है, तब आयातों पर प्रतिबंध लगाकर गिरती हुई कीमतों को रोका जाता है।
भारत ने भी अपनी एग्ज़ाम पॉलिसी EXIM एग्ज़ाम पॉलिसी आयात निर्यात जो नीति है उसको पूरी तरह से खोल दिया है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है पॉलिटिकल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी एक बहुत बड़ा कारण है। किन्हीं दो देशों के बीच या दो से ज़्यादा देशों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं तो व्यापार ज़्यादा होगा, अगर अच्छे नहीं हैं तो व्यापार कम होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में व्यापार कम होता है क्योंकि संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। इसी तरह हमारे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए 2000 में और उन्होंने जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी सन 2000 में वो सारी हटा दी गई थी, इसलिए व्यापार ज़्यादा बढ़ा। तो अमेरिका और इंडिया का व्यापार ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद है 8वां पॉइंट पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, शांति और राजनीतिक स्थिरता। जितनी शांति होगी और राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतना ही वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ता है। पश्चिम एशिया में समय समय पर घटित होने वाली घटनाएं जैसे ईरान क्रांति, इजराइल फिलिस्तीन झगड़े, इराक कुवैत युद्ध, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन की कारगुजारियों के कारण पेट्रोलियम मूल्यों में जो उतार चढ़ाव होता रहता है, इन झगड़ों और तथा युद्धों से पेट्रोल के उत्पादन और परिवहन दोनों में ही बाधा पड़ती है। तो ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसके कारण जो युद्ध होते हैं, जो इनके झगड़े चलते हैं, जिसके कारण हमारे पेट्रोलियम की ओपेक जो कंट्रीज़ हैं वो कई बार पेट्रोलियम की इतनी कीमत हो जाती है कि एक पुअर कंट्रीज़ के लिए बीयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शांति और राजनीतिक स्थिरता इज आल्सो ए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर उसके बाद है फेयर प्राइस, उचित मूल्य। व्यापार की वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि उत्पादक देशों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उनको भेजेगा कौन? अगर हमारे व्हीट का अगर अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा विदेशों में तो हम थोड़ी ना एक्सपोर्ट करेंगे उसको। तो उत्पादन स्तर में गिरावट को रोकने और वस्तु का उचित मूल्य बनाए रखने के लिए अनेक देश अधिशेष उत्पादन को नष्ट कर देते हैं अथवा उसे समुद्र में फेंक देते हैं। तो द फेयर प्राइस शुड बी देयर फॉर एक्सपोर्ट द मटेरियल। किसी भी एक्सपोर्ट करने के लिए किसी देश को उसकी जो पैदावार है उसका एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो वो देश उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत से जो देश हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। तो ऑल दिस आज हमने बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पॉइंट डिस्कस किए। तो ओके, गुड बाय टू एवरीवन।